हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में किस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा की कहानी, इसके बारे में देख लेते हैं। 10-15-20 मिनट की बात है तो इसको लगभग देख ही लेते हैं अच्छे तरीके से, तो चीज़ें पीस से भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो विशेषता देखिए क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से को क्या नगर दुर्ग कहते थे और निचले को निचला नगर। ठीक है, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। उनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। ठीक है, ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि उनकी जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा भी गया है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो मोहनजोदड़ो थे। ठीक, मोहनजोदड़ो थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, काफी मतलब देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से, इतने साल पुराने बातें हैं यहाँ पर। इन सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी से कुआं निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, तो अग्निकुंड कहाँ से मिले? कालीबंगा और लोथल से। ठीक है, यही इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहीं से भी उठा के बना दिया जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक, कहाँ से भंडार गृह कहाँ से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। अब यहाँ पे देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने। तो यहाँ पे जिन नगरों की बात हो रही है वो हड़प्पा कालीन नगर सारे हैं। ठीक है, ये देखिए, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ठीक है, हड़प्पा, गमेरी वाला, चौहुंदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये यही सब चीज़ों के बारे में बहुत बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए महान स्नानागार, जिसकी बात अभी की हो रही थी कि ये कहाँ से पाया गया था? आपका मोहनजोदड़ो से। देखिए कितना व्यवस्थित है, कितने पुरानी चीज़ों की भवन और नाले और सड़कें। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखिए कितनी, आज के जमाने में ढके हुए नाले नहीं मिलते हैं। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब ये देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई देखिए किस तरीके से की जाती थी। ये देखिए हड़प्पा के नगरों की चिनाई। ये देखिए जीना, देखिए कैसा बना है यहाँ पर। ठीक है, सीढ़ियाँ देख कैसे बनी। अब देखिए नगरीय जीवन कैसा था।
नगरीय जीवन के बारे में देख लेते हैं पहले, फिर इस फोटो के बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चित्र किसका है। एक चित्र ऊपर ये देखिए बना है और दूसरा ये नीचे बना है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये देखिए सड़क है और नाला, ठीक है, इस तरीके से ये बना है। नीचे क्या है, बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर, ठीक है, उसमें बना, और ऊपर एक कुआं है, ये एक कुआं है, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है, ठीक है, ये मुहरें हैं, ठीक, मुहर। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ठीक है। अब देखिए नगर और नए शिल्प के बारे में देख लेते हैं। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे अधिक आकर्षक धातुओं में मन के बांट और फलक हैं, ठीक। ऊपर पत्थर के बांट, ये देखिए पत्थर के बांट है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया था। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जा गया था, ठीक है, किससे, चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्लिनियस पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर तराशकर इनके मन के बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देखिए मालाएं यहाँ पे बनी हुई है, सॉरी, ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे से देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग मत पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब यहाँ देखिए संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ठीक है। कहाँ होती थी, मेहरगढ़ में। काफी, मतलब ये महत्वपूर्ण ये जगह है मेहरगढ़। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान से के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संदेश देती हैं। फेयंस, देखिए इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ 28 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, ठीक है। अब फेयंस क्या है, अभी फेयंस शब्द आपने सुना था, उसके बारे में जान लीजिए। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब कच्चे माल की खोज में, ठीक है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई गई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। कच्चा माल किसे कहते हैं, ठीक है, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है।
अब हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु, ठीक, तो अब कांसा किसको मिला के बनाया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा बन रहा है। तांबा और टिन को मिला के कांसा बनता है, ठीक है। इसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। अब देखिए नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, ये तो इधर तो फालतू है, फालतू में यहाँ पे हमने येलो से टिक कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं देखते हैं। नगरों के अलावा गांव में भी लोग रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए वे हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा, ले जाया जाता था। अब यहाँ पे ये जो जो चित्र बना है, ये क्या है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं, हमें ज्ञात नहीं। तो ये देखिए हल का डिजाइन देखिए किस तरीके से था, ठीक। अब देखिए गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो ये इसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे बसा था? खदिर बेत के किनारे, ठीक है, कच्छ में। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक आयोजन आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी एक छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। आगे खंबा गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं, ठीक है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, ठीक। ये देखिए लोथल का बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए मुद्रा और मोहर के बारे में बताया गया है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप छाप को मोहरबंदी कहते हैं। यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक। काफी लोग इंटेलिजेंट थे पहले भी, ठीक है। सभ्यता के अंत का रहस्य, तो देखिए लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अब अन्यत्र में थोड़ा सा देख लेते हैं, बस फिर एक थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक्सरसाइज में थोड़ा सा ये मिलान है, इनको कर लेंगे बस, ठीक है। अब देखिए अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो।
नील नदी के आसपास वाले इस इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है, तो मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, वस्त्र, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो सुमेल है इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? ठीक है, तांबा तांबा जो है वो आपका आधुनिक राजस्थान लिखा था, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तांबा आधुनिक राजस्थान। सोना कर्नाटक, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब रही बात टिन की, तो टिन आपका अफगानिस्तान, और जो बहुमूल्य पत्थर वो आपके गुजरात से। तो ये आपका सुमेल हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। जितना आगे बढ़ेंगे उतने ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैटर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।